किसी बड़ी मछली का अटैक आपकी कंपनी पे हुआ? कई अनजान कॉल आए, आजकल बहुत उड़ रहे हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। जैसे ही लोग सेटल हो रहे हों, उनके अंदर विश्वास जम रहा हो और उस समय कंपनी ये बोल दे भाई अब तो प्लान चेंज हो जाएगा। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में सोचता था ये हम सब के उद्धार के लिए आई है। तब मुझे लगने लग गया कहीं ये लोग अपना उद्धार करने के लिए तो हमारा फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। अगर आप खोने का डर खत्म कर देना तो फिर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का डर नहीं रहता। सारे लोगों का कहना था ये बच्चा थोड़ी कंपनी चला लेगा। ऐसे ढेरों आए ढेरों गए। अभी बरसात में जैसे मेढक 4 महीना फुदकता है उसके बाद शांत हो जाता है, ये भी 4 महीने के बाद शांत हो जाएगा। जब दुनिया वालों को लग रहा हो आप कुछ नहीं कर सकते और दुनिया वाले ये बात आपके लोगों के मन में भी डाल रहे हो कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, देखना 4 महीने बाद उनका जो जोश है वो ठंडा हो जाएगा और उस समय अपने आप को बल देना और अपने उन हजारों लोगों को बल देना। क्यों औरतें डायरेक्ट सेलिंग में उभर नहीं पाती? इमोशन पे थोड़ा जो है हमारे देश की महिलाएं काम करें और ट्रस्ट ना सब पे ना करें। मेरे पास ढेरों कॉल्स आए, आप हमें 2 लाख दे दो हम आपके साथ तुरंत जुड़ जाएंगे, 5 लाख दे दो हम आपके साथ तुरंत जुड़ जाएंगे, मेरी इतने की टीम है। ये गलत है। किसी भी कंपनी को ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आप 2 लाख दे रहे हो आपके साथ आ जाएंगे, कल कोई उनको 3 लाख देगा उनके साथ चल देंगे। दोस्तों नमस्कार, नेटवर्किंग के दीवाने में आपका स्वागत है और मैं हूँ यामिनी। और आज हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने महज 15 साल की उम्र में नेटवर्किंग की दुनिया में कदम रखा और महज 27 साल की उम्र में एक कंपनी खोल दी। तो क्या आप जानने को तैयार हैं कि एक नेटवर्कर से एक कंपनी ओनर तक वो कैसे पहुँचे और आज वो सफल हैं तो क्यों? Ladies and gentlemen, please welcome Devanand Yadav. आइए स्वागत करते हैं मिस्टर देवानंद यादव का। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे शो पर आपका। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा और मेरी जो बातें हैं मुझे खुशी होगी कि लोगों तक पहुँचेगी। सर ये हमारा सौभाग्य है, हमारे नेटवर्किंग के दीवानों का सौभाग्य है कि वो कुछ ज्ञान आज लेंगे, कुछ गहराइयों में उतरकर बातें समझेंगे नेटवर्किंग की। तो सर शुरू करते हैं आपके सफ़र से। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इतनी कम उम्र में कैसे आपने डिसीजन लिया नेटवर्किंग में आने का? क्या ऐसा ठोस कारण था? मैं 10th क्लास में था जब मेरे पास नेटवर्किंग आया था और एक भाई साहब आए, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि नाम बनेगा, इज्जत बनेगा, आप पैसा कमा सकेंगे, परिवार को आर्थिक आज़ादी आप दिला सकेंगे। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं पढ़ूंगा और आने वाले वक्त में मैं एक बड़ा अधिकारी कर्मचारी बनूंगा और अपने परिवार के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। लेकिन मैं देखा कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास चल के आ रही है जिससे शायद जो मैं ज़िंदगी में 30 साल 40 साल करके हासिल कर पाता, जब उन्होंने मुझे ये मौका बताया तो मुझे नज़र आया कि मैं 2 से 3 साल के अंदर वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे बोला कि ज़िंदगी में कामयाब होने का कोई उम्र नहीं होता। मुझे लगा कि यही सही वक्त है शुरू करने का। एक सक्सेसफुल नेटवर्कर होने के बावजूद भी ऐसा क्या था जिसने आपको मजबूर किया कंपनी खोलने के लिए? नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने शुरू करी, 15 साल का मैं था और उस समय मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हमारे स्कूल में जो ड्रेस कोड था उसमें ओपन शर्ट हम पहन के जाते थे और बिल्कुल मेरे ख्याल से मैं 30 या 32 किलो का था, 32 kg के आसपास था। तो सफ़र शुरू हुआ, मैं लोगों के पास गया बताने, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आए क्योंकि 15 साल के बच्चे के साथ कौन अपना करियर लगाना चाहेगा। लेकिन अपलाइनों ने बोला ये बिज़नेस टिके रहने का है, डटे रहने का है, एक दिन भले ही आज तुम छोटे हो एक दिन ज़रूर बड़े बनोगे। बिल्कुल। मैं लगे रहा इंडस्ट्री में, मुझे वो सब कुछ हासिल हुआ जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। और एक जो 6 फिगर इनकम के बारे में हम सोचते हैं कि कभी हमें महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख चाहिए, इंडस्ट्री से मुझे मिला। जो मैंने सोचा था 2010 में कि बहुत मान सम्मान मिलेगा, हज़ारों लोगों की भीड़ होगी और वो हमारा इंतज़ार कर रही होगी, वो भी मिला।
मानो ऐसा लग रहा था 2021-22 के आसपास, 2020-21-22 के आसपास, कि अब ज़िंदगी सेटल हो गई है और अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा था, मेरे जो साथी लोग थे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है मैम कि ज़्यादातर जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो ब्रॉड माइंडसेट के साथ नहीं आते मार्केट के अंदर। कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग के बेस को अगर हम समझें कि क्यों इस इंडस्ट्री की ज़रूरत है, आज तक जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, लोग बोलते हैं भाई कि ऑयल इंडस्ट्री आई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हुए या जितना भी इंडस्ट्रियल जो है चेंजेस आए, चाहे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री आई, सारी इंडस्ट्री का फ़ायदा सिर्फ बड़े लोगों को मिला। कोई भी इंडस्ट्री आया इंडिया के अंदर, चाहे पुराने ज़माने से लेकर अब तक देखिए, हर इंडस्ट्री में उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ जिन लोग पहले से इस्टेब्लिश थे। गरीबों को किसी इंडस्ट्री का फ़ायदा नहीं मिल पाया। वो पहले भी मजदूर थे, बाद में भी मजदूर रहते गए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसा रिवॉल्यूशन बन के आया जो अमीरों का तो पता नहीं, लेकिन गरीबों का उद्धार कर गया। इंडियन कंपनीज में जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज चल रही है आज भी, मैं नाम नहीं लूँगा, और जिसमें मैं था, मैं अपनी ज़िंदगी का जो मेन पीक टाइम था, क्रीम टाइम, जिसमें लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, जिसमें लोग दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, मुझे लगता है मैं ज़िंदगी में आज तक दोस्तों के साथ कभी पिकनिक नहीं गया। ज़िंदगी में आज तक दोस्तों के साथ कभी किसी का बारात नहीं गया। दोस्तों के स्टेटस देखता था तो मेरे को लगता था यार मैं यंग हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दोस्त लोगों ने मुझे बुलाना भी बंद कर दिया। कारण ये था, मैं सोचा ज़िंदगी में कुछ साल का त्याग मुझे, मेरे परिवार को और मेरे पूरे टीम वाले और उनके परिवार की ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। मैंने महाभारत में एक चीज़ देखी थी कि जो भीष्म पितामह जी थे, उन्होंने एक वचन लिया था कि मैं सदैव इस राज्य की रक्षा करूँगा, लेकिन मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। तो मुझे लगा था कि किसी भी सेक्टर को बड़ा करने के लिए, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए खुद का त्याग देना बहुत ज़रूरी है, और यही समझ के मैं सब कुछ त्याग के कर रहा था। मुझे लगा आज त्याग लेंगे तो आने वाले वक्त में ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। जैसे ही ज़िंदगी बढ़िया होनी शुरू हुई, बिज़नेस सेटल होना शुरू हुआ, लोगों को, मैम इस इंडस्ट्री में जो भी लोग आते हैं ना, उनको तुरंत विश्वास नहीं होता। कई बार 2 साल 3 साल लग जाता है, लोग डाउटफुल रहते हैं। 2 साल 3 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहने के बाद, उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ें देखते रहने के बाद लोगों को अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार अब जी जान लगा के करूं। लेकिन जैसे ही लोग सेटल हो रहे हों, उनके अंदर विश्वास जम रहा हो, और उस समय कंपनी ये बोल दे भाई अब तो प्लान चेंज हो जाएगा। हम पूछे भाई क्यों होगा? उन्होंने बोला सरकार का नियम आ गया है। सरकार कह रही है कि 40% से ज़्यादा पे आउट आप बांट नहीं सकते। खुशनसीबी हमारी ये थी कि तब तक गवर्नमेंट के रूल्स आ चुके थे दिसंबर 2021 में। ओके। यानी गैजेट पेपर ऑनलाइन था। तो हमने सवाल करा, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का, कि सर गैजेट पेपर में तो कहीं नहीं लिखा है। अगर लिखा हो तो भाई सबको स्वीकार करना, तो ये उनका पर्सनल था। मैंने अपने सारे लोगों की मीटिंग बुलाई। अंत में बात यही निकल के आई, भाई बनिया भी 50% मार्जिन लेके चलता है, हम उससे कम मार्जिन में नहीं चलेंगे। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में सोचता था ये हम सब के उद्धार के लिए आई है। तब मुझे लगने लग गया कहीं ये लोग अपना उद्धार करने के लिए तो हमारा फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। उठाइए आप, लेकिन लोगों का भला करते हुए आप आगे बढ़े ना, तो लोगों की दुआ लगेगी आपको। फिर मेरी पूरी टीम में खलबली मच गई। सारे लोग बोलने लग गए कि सर आपका और हमारा रिश्ता बना रहेगा, और जब टीम आपको ऐसा बोले तो हमें समझ जाना चाहिए कि टीम अब हमारे साथ नहीं रहने वाली। वो बोले सर आप बड़े अच्छे हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो हमारा बेस है, जो हमारी पहचान है, अगर वो ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? आप बात करके देखिए।
मैं भी बोला हम तो छोटे हैं, हमें झुकने में क्या है। बहुत बात करने की कोशिश करी मैंने बोला सर लोगों ने अपनी जवानी लगा दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो आप हमें दिखा दीजिए, आप 1 रुपये दीजिए 1 लाख के टर्नओवर पे, हमें स्वीकार है। अगर नुकसान हो रहा हो तो राइट। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। ये बात मैंने एसोसिएशन के कई लोगों से करी, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है सर, मुझे लगता है अब जो है दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, कंपनी खोलनी पड़ेगी। मुझे कभी भी कंपनी खोलने का शौक़ नहीं था मैम। मैं जानता था एक इंडिविजुअल लीडर बन के काम करना और एक बहुत बड़े दायित्व को लेके चलना। जब आप कंपनी खोल लेते हैं तो फिर आप अपने नहीं रह जाते, फिर आप एक सामाजिक हो जाते हैं। तो जो इंडस्ट्री के बड़े लोग थे उन्होंने मना किया, बोले देवानंद तुम्हारी उम्र बहुत कम है और अगर तुमने कंपनी खोली तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं फंसे रह जाओगे। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि चलो लोगों को लेके कहीं और सेटल हुआ जाए। लेकिन मैं देखा कि मेरे लोगों को शायद कोई और कंपनी रास नहीं आएगी। अपनी टीम का नेचर हमें पता होता है मैम, हमारी टीम कैसी है। देखिए 5 नंबर का भी जूता सही है, 10 नंबर का भी जूता सही है, हमें ये देखना है हमारे पैर में कौन सा फिट बैठता है। राइट। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनियाँ अच्छी नहीं है मार्केट के अंदर, हमारे लोगों के लिए मुझे उतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। इस इंडस्ट्री में मैंने देखा है मैम, एक बार अगर लोग भटक गए ना तो ये भंवर के जैसा है, लोग घूमते रह जाएंगे, ज़िंदगी के 20 साल कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। और मैंने अपने लोगों को करीब से मेहनत करते देखा था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो इस भंवर में फंसे और उनकी ज़िंदगी के 20-20 साल गुजर जाएं। फिर फाइनली मैं सोचा और मुझे लगा नहीं यार कि बड़ा काम है, लोगों की ज़िंदगी बनानी है, तो चलो अपने साथ कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके, सेक्रीफाइस करके अगर ज़िंदगी किसी की बन जाए तो बढ़िया है। मैम मैंने कभी ये नहीं चाहा कि अरबों रुपया मुझे चाहिए, मैंने हमेशा ये चाहा कि परिवार खुश रहे, उतना पैसा हो जिससे परिवार को परेशानी ना झेलना पड़े, बाकी दूसरे के लिए करेंगे। एक टाइम के बाद जब आप आगे निकलेंगे ना तो आप पीछे पलट के देखिएगा, आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छा पल वो नहीं होगा जब आपने खुद अपने लिए कुछ लिया रहा हो। आपके ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पल वो होंगे जब आपके माध्यम से किसी ने कुछ लिया हो और आपको खुशी मिली हो। तो मुझे लगा यार कि नहीं, करते हैं जो भी होगा। बहुत लोगों ने डराया, मैं बोला जो लोग कंपनी चला रहे हैं वो सब भी इंसान ही हैं, किसी का जन्म मंगल ग्रह में नहीं हुआ, सब पृथ्वी लोक के ही हैं। तो मैं बोला क्यों नहीं कर सकते। फिर फाइनली मुझे गर्व है मेरे लोगों पे, जिन लोगों ने बोला सर आप टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ में हैं। और फिर फाइनली मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन टर्सल हब्स प्राइवेट लिमिटेड 10 अक्टूबर 2022 को ऊपर वाले का नाम लेके पवित्र मन से मैंने शुरू करा। और फिर मुझे डर नहीं लगा। जब आपके अंदर ये डर होना कि आप चैलेंज से भागना चाहें, चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहें, तो डर रहता है। लेकिन जब आप हर चीज़ के लिए तैयार हो जाए ना कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, तो फिर डर ख़त्म हो जाएगा। तेंदुलकर साहब का एक बार मैं ऐसे ही वीडियो देख रहा था तो एक छोटा सा क्लिप मुझे देखने को मिला कि आप दुनिया के बड़े से बड़े फास्ट बॉलर से भी नहीं डरते। तो उन्होंने बोला भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हेलमेट मैंने पहन रखा है, बैट मेरे पास ऑलरेडी है, अगर सिर में लगेगा भी ना तो पहले हेलमेट टूटेगा और कहीं बल्ले पे लग गया तो। अगर आप खोने का डर ख़त्म कर देना तो फिर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ का डर नहीं रहता। और मैं तो यही कहूँगा कि ये मेरे लिए बाई चॉइस नहीं था कंपनी खोलना, अपने लोगों के लिए मुझे इस मैदान में कूदना पड़ा और आज मुझे गर्व है कि मेरे लोग सुरक्षित हाथों में तो है। तो सर आपने ये बोल्ड स्टेप मैं कह सकती हूँ जो लिया कंपनी खोलकर, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, चैलेंज आए कि आपको लगा कि कंपनी खोल तो दी, आसान था वो, तो अब चीज़ें शुरू हुई हैं, अब चैलेंज शुरू हुए हैं?
मार्केट में बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि कंपनी खोलने बस से चल जाती है। दूसरे का हम किराना दुकान चलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है मैं भी खोल दूंगा, मेरा भी चल जाएगा। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क मैम। लोग बोलते हैं ना कि एक नेटवर्कर और एक कंपनी ऑनर में बहुत फासला होता है, बहुत अंतर होता है। पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन अब मैं मानता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप टीम चलाए हैं तो आप कंपनी भी चला लेंगे। कंपनी चलाने के लिए पूरी तरीके से डिफरेंट स्किल की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट इंटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जब मैं शुरू किया लिटरली मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस यही लगता था कि टीम साथ है तो सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा रोल आपको अदा करना पड़ता है, मैनेजमेंट का। आप अगर लीडर हैं ना, आप 4 दिन फ़ोन बंद करके घूम सकते हैं, लेकिन जब आप मैनेजमेंट में आ जाते हैं 2 मिनट फ़ोन बंद होगा ना तो लोग घबरा जाएंगे। अभी अगर मेरा फ़ोन बंद चालू है, फ़ोन आ रहा होगा ना, लोग घबरा जाएंगे, मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो चैलेंज से भरा हुआ था। सबसे बड़ा चैलेंज था मॉरली। सारे लोगों का कहना था ये बच्चा थोड़ी कंपनी चला लेगा, और ऐसे ढेरों आए ढेरों गए। अभी बरसात में जैसे मेढक 4 महीना फुदकता है, उसके बाद शांत हो जाता है, ये भी 4 महीने के बाद शांत हो जाएगा। मैंने इनके शब्दों को लाइटली नहीं लिया मैम। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट, अरे मैं कर लूँगा, ऐसा मेरे में नहीं था। मैं बोला बात सही है। अगर मुझे अंदर की बात नहीं पता होगी तो मेरा कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं होगा। फिर मैंने इसकी स्पेशल पढ़ाई करी, हाउ टू रन कंपनी, हाउ टू मैनेज कंपनी, एक एक बारीक से बारीक चीज़। यकीन मानिए, मुझे लगता है मैं कंपनी खोलने से पहले लॉजिस्टिक शब्द को भी नहीं सुना था, यूज़ नहीं करते थे हम। इन्वेंट्री, कुछ भी ऐसा नहीं। मैंने सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि सवाल मेरा नहीं था, मेरे लोगों का था। मैं फेल हो जाता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए था मिल गया, मेरे घर वाले खुश हैं, सब कुछ है। मैं फेल हो जाता तो मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती। मैंने एक एक चीज़ सीखी। इसके 2 पहलू हैं। एक तो कहें तो कंपनी खोलने के बाद काफ़ी चीज़ें आसान रही, दूसरा काफ़ी चीज़ें मुश्किल रही। गवर्नमेंट ने अभी जो रूल्स लागू किए हैं, इसकी वजह से कुछ चीज़ें आसान हैं। आपको डर के मारे TDS टाइम पे करना पड़ेगा, आपका GST ब्लॉक ना हो करके GST टाइम पे करना पड़ेगा, बिना ई-वे बिल के आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट ने इतने बढ़िया स्टेप ले दिए हैं कि आपको डर के मारे सब करना पड़ेगा और टाइम पे करना पड़ेगा। उन्होंने डेडलाइन दे रखी है। तो ये अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि आपको ये करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, मॉरली। जब दुनिया वालों को लग रहा हो आप कुछ नहीं कर सकते, और दुनिया वाले ये बात आपके लोगों के मन में भी डाल रहे हो कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, देखना 4 महीने बाद उनका जो जोश है वो ठंडा हो जाएगा। और उस समय अपने आप को बल देना और अपने उन हजारों लोगों को बल देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैंने कहीं से सुना था कि अगर आपकी नीयत सही हो तो ऊपर वाले को धरती पे आके आपकी मदद करना पड़ेगा। और मैंने अपनी नीयत सही रखी। मेरा शुरू दिन से इंटेंशन यही था, लोगों के लिए मैं कुछ करूं। जब कहीं पर कोई चीज़ मुझे नहीं आता था ना, तो कभी मन नहीं भी करता था, यार सीखना बड़ा मुश्किल है, लेंदी है, लेकिन मेरे लोग मुझे याद आ जाते थे। यार अगर मैं नहीं सीखा और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरे लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये डर मुझे लगातार सिखाते चला गया। और बहुत सारी क्रिटिसिज्म के बावजूद हमने एक अच्छी चीज़ करी, ना मैं खुद और ना मेरी पूरी टीम, हमने सिर्फ 24 घंटे अपने काम में ध्यान लगाया। सर, जैसे आपने बोला कि हमने ध्यान नहीं हटाया, पर आजकल ध्यान हटाने के लिए सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं उसके, बीइंग अ कंपनी ओनर? जितनी नॉलेज आज के समय में है, लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हम माने तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर आज से पहले इतना नॉलेज कभी नहीं था लोगों के लिए। इतना खुला है नॉलेज। तो नॉलेज जब इतना ज़्यादा है तो डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा है। लोग, एक बार आप फ़ोन पकड़े ना तो पहले व्हाट्सअप खुलेगा,
व्हाट्सअप आप देख ही रहे हैं तब तक फेसबुक से नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें चल देंगे। उसको आप देख ही रहे हैं इंस्टा से नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसमें चल देंगे। उसको आप देख ही रहे हैं स्नैपचैट से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ट्विटर से नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप गए थे सिर्फ एक का मैसेज देखने, कब आपके 2 घंटे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सोशल मीडिया को मैं चाकू की तरह मानता हूँ। आप इसके सहयोग से अपने आप को बचा भी सकते हैं और इसके दुरुपयोग से किसी के जान को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया को यूज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं मानूंगा मैम, आप अपना टाइम फिक्स करिए कि भाई मुझे इतना मिनट ये चलाना है, इतना मिनट ये चलाना है, और उद्देश्य फिक्स करिए। आप एक ऐसे समुद्र में गोता लगाने वाले हैं जो अथाह है। सबसे ज़्यादा कंटेंट आज सोशल मीडिया के अंदर है। आपको हंसी वाला चाहिए, आपको जो भी प्रकार के कंटेंट चाहिए, सबसे ज़्यादा आज है। अगर आप बिना टारगेटेड टाइम लिए क्या करने जा रहे हैं, अगर ये प्री डिसाइड किए बिना आप जाएंगे, आपका पूरा वक्त खराब हो जाएगा। कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो सोशल मीडिया से आप फ़ायदा ये ले सकते हैं कि पहले, चूंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों से कनेक्ट हुए बिना तो काम होगा नहीं। पुराने ज़माने में क्या होता था, 5 साल पहले ही हमें अगर किसी की प्रॉस्पेक्टिंग करनी होती थी तो हमें उनके सामने साक्षात प्रकट होना पड़ता था। हम पुराने समय में ट्रेनिंग देते थे, आप एटीएम के पास खड़े रहो, क्योंकि लोग एटीएम से निकलेंगे। गार्डन में जाओ, लोग गार्डन में मिलेंगे। शॉपिंग मॉल में जाओ, लोग वहाँ मिलेंगे। उसके लिए पैसे खर्च होते थे, वक्त लगता था। सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि आप एक जगह बैठे रहें और पूरी दुनिया के लोगों से आप कनेक्टेड हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है सोशल मीडिया के अंदर। दूसरा फ़ायदा एजुकेशन। पुराने समय में मैम, अगर आपके शहर में किसी कंपनी के एमडी आए हैं तो उनका विजन अगर आपको जानना हो तो आपको वहाँ पहुँचना पड़ता। और एक शहर में एमडी साहब हमेशा तो आ नहीं सकते, साल भर में 2 साल में आते थे। यानी आपको एमडी से मिलने के लिए कई साल लग जाते थे, वो विश्वास बिल्ड करने में। सोशल मीडिया ने फ़ायदा ये कर दिया कि आप आज ज्वाइन किए हैं, कल एमडी साहब की ऑनलाइन मीटिंग है, आप अटेंड कर सकते हैं और आपका विजन क्लियर हो सकता है। पुराने समय में टॉप लीडर्स को सुनने के लिए, देखने के लिए कई साल लग जाते थे। आज आप जुड़े हैं, कल आपको टॉप लीडर्स की ट्रेनिंग मिल जाएगी। सोशल मीडिया एक वरदान की तरह है अगर सही से यूज़ करें तो, लेकिन ये अभिशाप भी है अगर आप सही से यूज़ नहीं किए तो। आज सारे लोगों का स्क्रीन टाइम आप देखिए बढ़ चुका है। एवरेज स्क्रीन टाइम 10-10 घंटे का है मैम लोगों का, एवरेज वीकली अगर निकाला जाए तो। और वो 10 घंटे क्या लगता है आपको काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। 10 घंटे में शायद 10 मिनट सही से यूज़ करते होंगे, बाकी 9 घंटे 50 मिनट पूरा वेस्ट हो रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? ये जो कंटेंट क्रिएटर है ना मैम, नेटफ्लिक्स से एक बार पूछा गया, भाई आपको सबसे बड़ा चैलेंजिंग आपके लिए क्या है? आजकल अमेजॉन प्राइम खुल गया और बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही है, तो उन्होंने बोला कोई भी दूसरा OTT प्लेटफॉर्म हमारे लिए दुश्मन नहीं है, हमारे लिए है लोगों का टाइम पे सो जाना। अगर लोग टाइम पे सो गए ना तो फिर हमारा कंटेंट देखेगा कौन? उन लोग बताते हैं हमारी पूरी इंजीनियरिंग टीम इसी बात पे लगी होती है कि कैसे लोगों का समय चुराया जाए। वो थंबनेल ऐसा बनाएंगे ना कि आपको न चाह के भी घुसना पड़ेगा। बस आपको मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा, और मन तभी कंट्रोल में होगा जब कौन से प्लेटफॉर्म में जाना है सोशल मीडिया में, कितने देर के लिए जाना है और क्यों जाना है, आप डेली डिसाइड करके जाइए। इससे बेहतरीन 1 रुपया खर्च किए बिना आप पूरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। सर, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलर्स जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू वेल्थ का बहुत दिखावा करते हैं। अब वो कितनी जेन्युइन है वो तो हम नहीं जानते, बट इसकी वजह से वो बहुत ट्रोल होते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत मजाक उड़ता है, गोल्ड पहनना, महंगी महंगी गाड़ियाँ और भी तरह के दिखावे, चेक्स, फूल माला और जी। तो वो कहाँ तक आपको लगता है कि किस तरीके से उसकी छवि बदल सकती है, या उस पर कोई काम कैसे किया जाए? देखिए, ये एकदम 100% सही है। लोगों को ये देख के बड़ा अजीब लगता है। देखो, मैं ऐसे जो लोग वीडियो डाले होते हैं उनके नीचे का कमेंट बड़े मज़ेदार होते हैं कि
5 साल में 2,000 रुपये कमाने की खुशी में इनको इतने फूलों की माला चढ़ाई गई। जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता ना, उनको ये सब अजीब लगता है। मैम, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप IAS बन गई तो क्या आपको फूल माला नहीं चढ़ाया जाएगा? क्या आपके लिए ढोल नगाड़े नहीं बजाए जाएंगे? आप देखिए इंस्टाग्राम में जाके। लेकिन कोई उसमें ना ट्रोलिंग वाला कमेंट नहीं करेगा। सब लोग बधाई देंगे, बधाई हो मैम, आपका मेहनत रंग ला दिया, बधाई हो मैम, आपने अपने शहर का नाम रोशन कर दिया। एक डायरेक्ट सेलर जिसको पूरी दुनिया निगेटिव करने में पड़ी हुई है, घर वाले से लेकर बाहर वाले तक सब यही बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये। अगर वो आदमी कुछ कर लेता है तो फूल माला पहनाने में क्या बुराई है? सर, जो जेन्युइन है उनके लिए तो हम कुछ नहीं बोलते। जो जेन्युइन नहीं है, जो हाइप क्रिएट करते हैं, एक फॉल्स हाइप क्रिएट करते हैं कि देखो मैंने ऑडी ले ली। एक चीज़ और है कि जैसे आपने बताया, आपको भी बहुत टाइम लगा, मेहनत करके आप पहले सक्सेसफुल हुए, फिर आपने कंपनी खोली। कुछ लोग बोलते हैं देखो मैंने आज कंपनी ज्वाइन करी थी, मुझे महीना भी नहीं हुआ, मैंने ऑडी ले ली। तो वो कहाँ तक सही है? उससे तो एक फॉल्स इमेज बनती है इंडस्ट्री। देखिए मैं सच कहूँ ना, तो मुझे तो ऐसा आज तक एक जेन्युइन नेटवर्कर का वीडियो नहीं मिला जिन्होंने बोला होगा कि मैं रातों रात अमीर बन गया या महीना भर में मैंने ऑडी BMW खरीद ली। मीम्स बनाने वाले लोग अलग से शूट करते हैं हमारा मजाक बनाने के लिए, क्योंकि इनसे उनके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो सर, उनके पास कंटेंट कहाँ से आया? कहीं ना कहीं लोग नेगेटिव हुए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं दिखावा को लेकर ज़रूर बोलूँगा। लोग सोचते हैं कि सोना क्यों दिखाना, कई लोग अंगूठी बहुत सारा पहने होते हैं, या ऑडी BMW को क्यों दिखाते हैं इतना ज़्यादा, या मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ हर स्टेज में जाके क्यों बताते हैं। मुझे कई लोगों ने बोला आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, हर बार जाके बताते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मेरा 10,000 आया, मेरा 20,000 आया। जब मैं स्ट्रगलिंग पीरियड में था तो पूरा अच्छे से मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया ना, अंत में लोगों का क्या सवाल होता था, तुमने कितना कमाया। मुझे दुख होता था कि मैंने आपको इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाया, आप मेरी कमाई क्यों पूछ रहे हैं। हर कोई यही पूछता है मैम। वो जो भड़ास है ना अंदर में भरी रहती है, और जब पैसा आता है ना तब फिर हमें बताना ही पड़ता है, भाई देखो आ रहा है। मैं इस बात की गारंटी लेने को तैयार हूँ, जिस दिन ये समाज मान जाए कि इस इंडस्ट्री से पैसा आता है, भगवान कसम कोई नेटवर्कर अपना पैसा नहीं बताएगा। एक बार मेरे साथ एक घटना हुआ, एक टेस्टिमनी दे रहे थे कि मुझे हफ्ते का 3-4 हज़ार रुपये आता है। उस समय मैं फ्रेशर था, पीछे खड़े होता था। तो वहाँ पर एक आदमी ने कमेंट किया, 3-4 हज़ार हफ्ते का आता है तो चांदी का अंगूठी क्यों पहना है, ये सोने का क्यों नहीं पहना। ये लोग ही हैं मैम जो बार बार ताने कसते हैं, जिनके जवाब के लिए पहनना पड़ता है। अब कुछ लोग ये ज्ञान देंगे कि अमीर आदमी तो अमीर दिखता है, उसको पहनने की क्या ज़रूरत है। वो अमीर बनने के बाद है मैम। लेकिन जब आप अमीर बनने के प्रोसेस में होते हैं ना, तो दिखावा चलता है। और ये मैं तो बोल रहा हूँ, लोग मान जाए ना कि ये इंडस्ट्री है। तो सर, ये परसेप्शन जो आप खुद बोल रहे हैं कि लोगों के बीच में जो गलत परसेप्शन सेट हो रखा है, उसको बदलने के लिए क्या आपको एज अ कंपनी ओनर आज इतने साल बाद क्या लगता है कि क्या और होना चाहिए? जैसे रूल्स आ गए, एसोसिएशंस काम कर रही हैं, और क्या होना चाहिए जिस वजह से इसका परसेप्शन बदलेगा? ये इंडस्ट्री इंडिया में 30 साल से चल रही है। क्या हुआ, जब ये इंडस्ट्री नहीं आई थी तो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि आज तक जितनी भी इंडस्ट्री आई इंडिया में, उससे बड़े लोगों का फ़ायदा मिला, बड़े लोगों का फ़ायदा हुआ। इंडिया ने, हमारे देश ने देखा कि ये इस इंडस्ट्री में गरीब लोग आके बोल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का आप देखिएगा स्पीच, मैं गरीब था, मैं कम पढ़ा लिखा था, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो लोग क्या सोचते हैं, सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं, मतलब स्क्रिप्टेड है। मुझे खुद शुरू में लगता था सब वही बात का भी बहुत मजाक होता है। स्क्रिप्टेड, गरीब था, मतलब कुछ भी। लेकिन सच में अगर हम टटोलें तो वो सच बोल रहे होते हैं। सच में आजकल अभी UPSC का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। कई लोग आके बोलेंगे मेरे पिताजी ऑटो चलाते थे, कोई आके बोल रहे हैं मेरे पिताजी जो है सब्जी बेचते थे। उनका लोग सच मान लेते हैं,
उनके पोस्ट के नीचे बड़ा कमेंट अच्छा आता है। लोगों ने 30 साल पहले एक ऐसी अजीब इंडस्ट्री देखी जिसमें बिना पैसा लगाए एक बिजनेस शुरू हो रहा है, बिल्ड नहीं होगा, एक बिजनेस शुरू हो रहा है। तब तक लोगों ने क्या देखा था, बिना पैसे लगाए कोई इंडस्ट्री शुरू ही नहीं हो सकती थी। लोगों ने पहली बार देखा एक काम शुरू हो जा रहा है बिना पैसे लगाए। और कुछ साल के अंदर जिस बंदे को देख के कोई 10,000 रुपये महीने की नौकरी ना दे, वो बंदा कुछ साल के अंदर लाखों कमाना शुरू कर देता है। तो लोगों को हजम नहीं होता, ये उनको लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, ये बाहरी दिखावा कर रहे हैं। और जब लोग 2-3 साल में पैसा कमा के ऑडी BMW लेते हैं ना मैम, कई लोग का शौक़ हो जाता है ऑडी BMW, इसलिए वो लेते हैं। कई लोगों का बचपन से शौक़ होता है कि मैं सोने की चीज़ें पहनूं, तो इसलिए ले लेते हैं। दूसरे इंडस्ट्री में लोग उनकी सराहना करते हैं, हमारी इंडस्ट्री में लोगों को ट्रोल करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है मैम, उन लोग इस इंडस्ट्री की पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को तो यही लगता है ना, लोगों को जोड़ के कैसे इतना बड़ा काम हो सकता है, जबकि इतिहास से लेकर अब तक जितने भी बड़े काम हुए हैं वो लोगों को जोड़ने से हुए हैं। भगत सिंह जी लोग रात रात को अंग्रेजों से बच के मीटिंग करते थे, भाई क्रांति लानी है, देश आज़ाद करना है। अंग्रेज लोग से छुप के 2-2 लोग 3-3 लोगों की मीटिंग करते थे। जब पूरे इंडिया के लोग जुड़े तभी तो जाके क्रांति उठी। फिर भी लोग जोड़ने वाले काम को लाइटली ले रहे हैं। उनको पता था कि हम भले ही मर जाएंगे लेकिन आने वाली पीढ़ी आज़ाद ज़िंदगी जिएगी। उनके सिर्फ इस गजब के इंटेंशन की वजह से लोग जुड़ते चले गए। जिस दिन हमारा इंटेंशन ऐसे ही हो ना, लोग हमारे से जुड़ते चले जाएंगे और हमें इस इंडस्ट्री को ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबका इंटेंशन एक जैसा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ईमानदारी से। इंटेंशन बहुत ज़रूरी है मैम। सर, अब इंटेंशन से हम आते हैं एजुकेशन की ओर। एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक कंपनी के अंदर लीडर्स के लिए? देखिए मैम, आप किसी का गाड़ी देख के, बंगला देख के, सोने का अंगूठी देख के मोटिवेट हो सकते हैं, इंडस्ट्री में इंटर कर सकते हैं, लेकिन जब लोग आपको ताने कसेंगे, लोग आपको मना करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, उस समय आपका एजुकेशन काम आएगा। 2+2 4 होता है। अगर आपने पढ़ा है ना, तो फिर चाहे कोई कुछ भी आके बोले, आप अड़े रहेंगे उस पर। आपके प्रिंसिपल भी आ जाएंगे ना, आप अड़े रहेंगे। रेड कलर को आप पढ़े हैं, ये इसी को रेड बोलते हैं, उसको कोई आके ब्लैक बोलेगा ना, तो आप अपने माँ बाप से भी लड़ जाएंगे। दिस इज़ द पावर ऑफ एजुकेशन। इस इंडस्ट्री के बारे में अगर सही से एजुकेशन लिया जाए कि भाई ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें किसी को पैसा लगाना नहीं होता, किसी का पैसा डुबाना नहीं होता, कोई ऐसा अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं किए जाते। ये एक सिंपल कंपनी के बढ़िया जो प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उसको हम यूज़ करते हैं। और अगर हम ये लोगों तक पहुंचाते हैं तो धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे और एक दिन हमारा कारवां बड़ा होगा। और डेफिनेटली अगर कारवां बड़ा होगा तो अचीवमेंट भी बड़ा होगा। सिंपल भाषा में अगर ये लोगों को एजुकेट कर दिया जाए तो लोग चाहे कोई भी आ जाए वो नेगेटिव नहीं होंगे, वो रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और चलते चले जाएंगे। जिनका जो सब डाउन होता है ना मैम, हाँ जी, उनको एजुकेशन की कमी है। सर, जो एजुकेशन की कमी आप बोल रहे हैं, आप ये तो मान लिया हमने एजुकेशन ज़रूरी है, बट एजुकेशन कहाँ से ली जाए? कंपनी से ली जाए या बाहर यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हो रहे हैं वहाँ से ली जाए? क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है जो इसको फोकस करके ही करवा रही है कोर्सेज। देखिए, ये तो सबसे पहले हमारे लिए खुशनसीबी है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग बताने जाते थे लोगों को, तो लोग बोलते थे जब ये इतना अच्छा काम है तो इसके बारे में पढ़ाया क्यों नहीं जाता। तो यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएशन लिया, ये बहुत ही अच्छी बात है, हम उसकी सराहना करते हैं। सबसे पहले मैम, जैसे कहा जाता है कि सबसे ज़रूरी पोषण है माँ का दूध, माँ का पहला दूध, उसी प्रकार से किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए, नेटवर्कर के लिए, उसके लिए माँ का दूध होता है उसकी कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला एजुकेशन। सबसे पहले उनकी कंपनी के माध्यम से उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो एजुकेशन बताया जाता है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के प्लान के हिसाब से होता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के कल्चर के हिसाब से होता है।
यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई जाती है ना वो यूनिवर्सल होता होगा मेरे ख्याल से, जहाँ आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी को देखकर एजुकेशन नहीं दिया जाता होगा, जहाँ किसी पर्टिकुलर कंपनी को बड़ी या किसी को छोटी या किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं बताया जाता होगा। और अभी यूनिवर्सिटीज़ का जो कोर्स है ना, मैं उसको मानूंगा अगर आपको सारी बेसिक चीज़ें आती है तो यूनिवर्सिटी के कोर्स से आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें काफ़ी कुछ एडवांस सीखने को मिलेगा। कंपनीज़ के अंदर जो ट्रेनिंग होती है मैम वो प्रैक्टिकल होती है। जब यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो थ्योरिकल पढ़ाई जाती है, आपको ऐसा करना है। कंपनी से आप एजुकेशन लीजिए, बाद में आप डिग्री जरूर लीजिए यूनिवर्सिटी से, ताकि आपके साथ एक चीज़ एड ऑन हो सके कि आप जो है BBA हैं डायरेक्ट सेलिंग में या MBA हैं डायरेक्ट सेलिंग में। डिग्री के लिए बहुत बढ़िया है, किसी के सामने जब आप प्रेजेंट होंगे तो आपकी डिग्री वहाँ पर आपके काबिलियत को बढ़ाने की शोभा देगी। सर, डिग्री की जब बात करते हैं आप, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो डिग्रियां लेके PhD करके डॉक्टरेट करके इस इंडस्ट्री में आते हैं, और हमने उनसे भी जाना नेटवर्किंग के बारे में, और वो बहुत बुरे तरह सोशल मीडिया पे ट्रोल हुए। तो क्या आपको लगता है कि एक एजुकेटेड इंसान भी आ रहा है, आज टाइम चेंज हो रहा है, फिर भी दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, तो आप उसका क्या बड़ा कारण मानते हैं? सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा, मैं देखता हूँ लोग ये मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी इसको कैसे कर सकता है। रीज़न क्या रहा मैम, आज से आप 15 साल पहले या 20 साल पहले जाएंगे, उस समय जितने नेटवर्कर होते थे ना, वो पान गुटखा खा के गमछा लटका के नेटवर्किंग करते थे। जिनके पास करने को कुछ नहीं होता था वो लोग नेटवर्किंग करते थे। और उस समय का प्लान कैसा होता था, आप 10,000 लगाओ 20,000 मिलेगा। जब किसी के पैसा को डबल करने की बात आती है ना, तो आपको किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप पान गुटखा खाते जाइए और बढ़िया बोलिए भाई डबल पैसा मिलेगा। और लोग ऐसे ही नेटवर्किंग करते थे, कोई ड्रेस कोड नहीं होता था, कोई रूल्स नहीं होते थे, कोई एथिक्स नहीं होता था, कुछ भी नहीं, पैसा डबल होगा बस। आप पैसा दोगे जी, उससे हम सूअर खरीदेंगे, सूअर एक साल में 12 से 16 बच्चे देता है, मतलब आपका पैसा 12 से 16 गुना हो जाएगा, आधा को आपको हम देंगे, यानी आपका पैसा 6 से 7 टाइम मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आज के समय में प्रॉपर प्रोडक्ट्स चलते हैं जो रिलेटेड टू हेल्थ होते हैं, और इसको बिना पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि ये बिना पढ़े लिखों का काम है, आज मैं बोलता हूँ ये सिर्फ पढ़े लिखों का काम है। लोगों को भरोसा करना चाहिए कि लोग कर रहे हैं। देखिए, कोई PhD होल्डर जिनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है या कोई जो है पोस्ट ग्रेजुएट बंदा क्यों इस इंडस्ट्री में आ रहा है, उसके पीछे रीज़न रहा है, जो सपने देखकर वो पढ़ रहा था ना, पूरा पढ़ाई करने के बाद उनको पता चला कि मैं जैसा सोच रहा था वैसा तो है ही नहीं। मैम, मैं पढ़ाई की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ। कई लोग PG करके बर्तन दुकान में बर्तन दिखाने का काम कर रहे हैं, कपड़ा दुकान में कपड़ा दिखाने का काम कर रहे हैं, खेतों में जाके हल चला रहे हैं। आप अपने कार के सर्विसिंग के लिए जाइए, वहाँ ढेरों इंजीनियर्स मिलेंगे आपको, और उनके साथ ही चेहरे पे कालिक लगे हुए कई ऐसे मिलेंगे जो 5वीं तक पढ़े हैं। क्या उनको वहाँ बेइज्जती महसूस नहीं होती होगी कि यार जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम तो ये बिना पढ़ा लिखा आदमी भी कर रहा है। इंजीनियर, आप सोच के देखें ना, जैसे ही लोग बोलते थे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो ऐसा लगता था यार, मतलब काश हम भी कर सकते। कोई बोलते थे मैं वकालत कर रहा हूँ, काश हम भी कर लेते। कोई बोलते मैं तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। UPSC को हमारे तरफ बोलते थे कलेक्टर की पढ़ाई करने गया है मेरा बच्चा। लेकिन जब ये सब करने के बाद जब उनको ग्राउंड रिपोर्ट पता चलता है कि नहीं यार 15-20 हज़ार से काम शुरू हो रहा है और वही काम करने पड़ रहे हैं जो कम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, उन्हीं के साथ करना पड़ रहा है। रियलिटी जब उनकी ज़िंदगी में आ रही है ना, तब वो मूव कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पर वो देख रहे हैं कि यहाँ ज़िंदगी बेहतर हो रही है। पुराने एम्प्लॉयमेंट जो है एक फैक्टर, वो डायरेक्ट सेलिंग पूरा। मैम, क्या हुआ जब से ये बॉलीवुड इंडस्ट्री आई ना, इसका जब इम्पैक्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ, लोगों को इसने ड्रीमर बना दिया। आप मूवी देखने जाइए, नई नई गाड़ियां देखने को मिलेगी, नए नए कपड़े, जैसा कपड़ा हम कभी नहीं देखे थे, ऐसी ऐसी बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, मज़ा आ जाएगा। तो जब आप दिन रात नई नई गाड़ी देख रहे हैं, नए नए बंगलो देख रहे हैं, आप कैसे फिर उसको हासिल किए बिना रह सकते हैं? और सामने वाला क्या देख रहा है, यार मेरे जॉब में तो ये हो नहीं पाएगा,
इसलिए वो अब मूव ऑन कर रहे हैं। जब अंग्रेज लोग आए थे उन्होंने औद्योगिकरण शुरू किया, उन्होंने उद्योग खड़े किया और लोगों को जॉब देना शुरू किया। उस समय हमारा देश कृषि प्रधान देश था, उत्तम खेती एक कहावत थी। लेकिन लोगों ने क्या देखा, जब अंग्रेजों ने नौकरी के लिए बोला, लोगों को नौकरी का ऑफर दिए, तो लोगों ने मना कर दिया, बोले मैं नौकर बनूंगा। माँ बाप बोलते थे हमारे घर का बच्चा नौकर कैसे बन सकता है। लेकिन बाद में नौकरी करने वालों को क्या देखे उन लोग, किसान जो बहुत अमीर है लेकिन शाम को कीचड़ से लदा हुआ सना हुआ घर आ रहा है, नौकरी करने वाला शाम को भी उसके कपड़े साफ सुथरे हैं और शाम को उसको घर चल देना है। खेती जिसका बहुत ज़्यादा खेती है वो सुबह 2 बजे पानी लगाने जा रहा है खेत, और नौकरी वाला सो रहा है आराम से। बूढ़ा होने के बाद नौकरी ना करने के पेंशन मिल रहे हैं और किसान को बूढ़ा होने के बाद भी काम करना पड़ रहा है। धीरे से लोग किसानी से मूव ऑन हुए और नौकरी की तरफ जाना शुरू किए। नौकरी को जस्टिफाई होने में कई साल लग गए कि हाँ यहाँ करियर बनता है। और उस समय नॉर्मल टीचर जैसे पोस्ट वाले लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए। सेम हालात है मैम आज बिजनेस का। अब लोग क्या देख रहे हैं, बिजनेस करने से सारी चीज मिल रही है। शुरू में लोगों को क्या लगता था, हम बिजनेस खानदान से थोड़ी आते हैं, हमसे कैसे हो पाएगा, हम तो कोई सिंधी बनिया मारवाड़ी नहीं है। लेकिन अब लोग देख रहे हैं यार नहीं हो जाएगा। ऐसे ही लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं मैम। लोग देख रहे हैं बाहरी बिजनेस में रिस्क बहुत है क्योंकि कैपिटल लगा होता है। व्हेन देयर इज मोर इन्वेस्टमेंट देयर इज मोर रिस्क, राइट। व्हेन देयर इज नो इन्वेस्टमेंट देयर इज नो रिस्क। लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ तो कोई रिस्क नहीं है। करोड़पति नहीं भी बने ना तो भी क्या जाता है, कौन सा हमारा हम अरबों लगा के रखे हैं। यही कारण है कि पढ़े लिखे लोगों को अब ये इंडस्ट्री जल्दी समझ में आ रही। मैं तो बोलता हूँ मैम, पढ़े लिखे और अनपढ़ से कोई लेना देना नहीं है। जो ड्रीमर है, जो सपना देखता है और जो दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं मैम। फिर चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो अनपढ़ हों। सर, जैसा आपने कहा जिनके सपने होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और मैं ये जानती हूँ कि औरतों के सपने अनलिमिटेड होते हैं। बीइंग अ वुमेन मैं बोल सकती हूँ औरतों के अंदर ये सपने देखने का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। तो क्यों ये एक दुखद बात है डायरेक्ट सेलिंग में कि औरतें बहुत कम हैं। अगर हम वुमेन अचीवर की बात करते हैं लीडरशिप लेवल पे तो वो भी बहुत कम है, और डायरेक्टरशिप की बात करते हैं तो वो तो और भी कम है। ऐसे बहुत कम वुमेन हैं जो डायरेक्टरशिप में है। और ये एक और दुखद बात है कि एसोसिएशन में भी एक भी औरत नहीं है। तो क्या आप बड़ा कारण मानते हैं क्यों औरतें डायरेक्ट सेलिंग में उभर नहीं पाती? देखिए मैम, कुछ तो पुराने समय में समाज का ऐसा था कि एक परसेप्शन बनाया गया है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं और महिलाओं को सहारा की ज़रूरत पड़ती है। कोई बच्ची शाम को 7 बजे जाए तो बोला जाता है तुम अकेले मत जाओ, तुम्हारे भाई को साथ ले जाओ। एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है और ये शुरू से शुरू हुआ तब जाके इतना गहरा बना। मैम, आप कितना भी मजबूत महिला रहें, लेकिन बचपन से अगर ऐसी चीज़ें आप अपने साथ होते हुए देखेंगे ना तो एक समय खुद को डर लगना शुरू हो जाता है। सही में मैं 100 किलोमीटर कैसे अकेले जा सकती हूँ, सही में मैं इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकती हूँ, एक डर सा आता है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, धीरे धीरे हमारे देश की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके अंदर से ये भाव, अब उनको कम फर्क पड़ रहा है कि दुनिया वाले उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब वो धीरे धीरे खुल रही हैं, धीरे धीरे वो अपनी काबिलियत का एहसास कर रही हैं। जैसे बजरंगबली जी को नहीं पता था कि वो इतना बड़ा समुद्र लांघ जाएंगे, जामवंत ने बताया। ऐसे ही हमारे देश की महिलाओं को, लड़कियों को लगता था वो कमज़ोर हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी मजबूती सामने आ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक्स फैक्टर हुआ इनको इनकी काबिलियत का ज्ञान दिलाने वाले। मुझे लगता है लोगों ने भी महिलाओं को उतना सीरियसली नहीं लिया था। अरे यार ये तो महिलाएं हैं, लड़कियों को खासकर मैम जब हमने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था ना, एकदम मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ आपको, कोई मिलावट नहीं है इसमें। लड़कियों को लेकर एक सिंपल सा परसेप्शन था, भाई इसके पीछे ज़्यादा समय मत लगाओ, शादी करने के बाद ये गायब हो जाएगी, फिर ये नहीं आएगी, तुम्हारा मेहनत खराब हो जाएगा। और होता भी ऐसे ही था।
अच्छी अच्छी लड़कियां जिसको देख के लगता था अब तो ये आइकन बन जाएगी, शादी होते ही पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाती थी। लेकिन हमने, खासकर मैं जब से इस इंडस्ट्री में हूँ, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। मुझे लगा मैम कोई टीचर है लड़की, शादी के बाद भी वो टीचिंग कर रही है बढ़िया से, कोई डॉक्टर है, शादी के बाद भी डॉक्टरी बढ़िया से कर रही है, कोई इंजीनियर है, शादी के बाद बढ़िया इंजीनियर बन गई है। मुझे लगता है अगर कोई नेटवर्कर लड़की, उसको सही से गाइडलाइन मिले, सही से उनके माइंड में बात डाली जाए और सही से उनके परिवार वालों को इस बिज़नेस की वृहद्दता बताई जाए, तो न सिर्फ उनके मायके वाले सपोर्ट करेंगे बल्कि ससुराल वाले, उनके हस्बैंड भी सपोर्ट करेंगे और वो लड़की बड़ा काम कर पाएगी। और आज हमारी कंपनी के अंदर आप देखिए, मैं इतना बोल सकता हूँ, आप हमारे टॉप 10 अचीवर को निकालिए, उसमें आपको आधा तो कम से कम महिलाएं, लड़कियां आपको नजर आएगी, जिसमें वो भी महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और पे आउट महीने का 50,000 70,000 उससे भी ऊपर कमा रही हैं, लड़कियां हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि जो है शादी के बाद चीज़ें बदल जाती है, ये सब मानने के ऊपर है। फिर भी सर आप क्या टिप्स देते हैं उन औरतों के लिए जो जज्बा रखती हैं डायरेक्टरशिप में आने के लिए? जैसे आपने साहस दिखाया, लीडरशिप से आप उठकर कंपनी खोलने का आपने जो साहस दिखाया, क्या कोई औरत भी कर सकती है? उसके लिए एक औरत को क्या उसके अंदर वो स्किल होने चाहिए? देखिए मैम, औरत हो या पुरुष, ऊपर वाले ने, मुझे नहीं लगता कि कोई भेदभाव किया है। ऊपर वाले ने हमारे को सेम चीज़ें दी है, वही काबिलियत दी है। थोड़ा सा ना महिलाएं इमोशनल होती हैं, और चाहे वो किसी को भाई बनाए, चाहे किसी को गुरु बनाए, कोई भी बनाए, इमोशनल जल्दी जुड़ जाती हैं वो। हमारी महिलाओं को इमोशन में थोड़ा मास्टरी करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है। मैंने देखा कई दमदार लेडीज़ लोगों को, लड़कियों को, थोड़ा सा इमोशन में आके उन लोगों ने अपना करियर ख़राब कर दिया। क्या होता है मैम, जिस गुरु के साथ काम करके, जिस अपलाइन के साथ काम करके अगर आपकी तरक्की हो रही है तो आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा करने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग जो भटकी, उनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न रहा, उन लोगों ने कई लोगों पे भरोसा करने की कोशिश करी। महिलाएं इतनी बढ़िया होती हैं ना, वो सबकी बात बेचारी सुन लेती हैं, क्योंकि बचपन से सुनने की आदत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी महिला को सबकी सुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको अपने सही अपलाइन की सुनने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है बिजनेस के अंदर, और वो अपलाइन उनको बहुत आगे जाने में मदद कर सकते हैं, चाहे वो महिला अपलाइन हो चाहे पुरुष अपलाइन हो। दूसरा, कहा जाता है हमारे देश में महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन हैं। थोड़ा सा ना महिलाओं को समझना चाहिए, क्योंकि एक महिला दूसरे महिला का साथी नहीं बनेंगी तो कैसे चलेगा। ज़्यादातर क्या होता है मैम, एक महिला तेज़ी से आगे बढ़ रही है ना, तो दूसरी महिला जल्दी से थोड़ा जेलस होना शुरू हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों में हमें थोड़ा दिल बड़ा रखना पड़ेगा, जैसे महिलाओं का दिल बड़ा होता है, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वो क्या बढ़िया कर रही है वो सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आज उनका दिन है, कल हमारा दिन आ जाएगा। जलना नहीं है, वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, जलो मत बराबरी करो। तो उनके अचीवमेंट्स पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सीख सकते हैं। और कुछ महिलाओं ने मैम क्या कमाल का काम किया है। आज मैं बोलता हूँ, आप लास्ट 10 साल में जितनी भी कंपनियां शुरू हुई हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, अब अधिकतर महिलाओं का रोल आपको देखने को मिलेगा। कई कंपनी के जनरल मैनेजर हों, बड़े बड़े पोस्ट पर आपको महिलाएं देखने को मिलेगी। इमोशन पे थोड़ा जो है हमारे देश की महिलाएं काम करें, और ट्रस्ट ना सब पे ना करें। जिनके साथ आपकी तरक्की हो रही है उन पे ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ें। महिलाओं को ना मतलब भटकाना थोड़ा मुझे लगता है आसान काम है। उनसे लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, बहन बोल दिए, और उसके बाद वो सच में उसको भाई मान लेती है। अब उसको नहीं पता कि ये भाई मुझे भटका देगा, वो भाई उसको भटकाने के लिए बहन बनाए हैं। उसको दिख रहा है ना ये बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर ये मेरे साथ आ जाए तो, भटकाने के लिए। तारीफ तो आप जानती, सब उसके भूखे होते हैं। तो कहावत है ना, साम दाम दंड भेद, तो कई लोग ये चारों अपनाते हैं महिलाओं को भटकाने के लिए। मैं हमारी सारी महिलाओं को कहूँगा, आप मत भटकिए,
कोई आपकी तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा होता है कि सच में वो आपको अच्छा मानते हैं। कई बार लोग आपको भटकाने के लिए भी तारीफ़ करते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है मैम, अपलाइन बेचारा उतना ज़्यादा तारीफ़ करता नहीं है। हमारे गुरु लोग कहाँ तारीफ़ करते थे, वो तो बल्कि बोलते थे वो लड़का आ रहा है चुप हो जाओ, उसके सामने तारीफ़ मत करना, है तो वो अच्छा। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है मैम, हम उतना तारीफ़ नहीं करते लोगों का सामने में, लेकिन जो उनको बर्बाद करना चाहते हैं वो लोग खूब तारीफ़ करते हैं। मैम वहाँ आपकी इज्जत नहीं हो रही है। और बस फिर बात जो है सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है और अधिकतर महिलाएं हमारी भटक जाती हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी महिलाओं से, बी प्रैक्टिकल। बिजनेस है ये भाई, और बिजनेस से ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं जुड़ी है, आपके पूरे लोगों की जुड़ी हुई है। बी प्रैक्टिकल। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में एक कंपनी की शुरुआत करी और ज़्यादा टाइम अभी आपको नहीं हुआ, तो एक एसोसिएशन जो डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशंस हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण रोल उनका होता है कंपनी को सही मायने में डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलिंग की तरफ ले जाने में। देखिए मैम, ज़्यादातर जो कंपनी शुरू होती है उनको नेटवर्क चलाने का तो अनुभव होता है, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा व्यापारी वाला गुण बहुत कम शुरू में डेवलप नहीं होता है। जब हम ऐसे एसोसिएशन से जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है, हमारे को चीज़ें क्रिस्टल क्लियर पता चलती है। इस दुनिया में भटकाने वाले आप जानते ही हैं, आप किसी से कुछ भी पूछेंगे तो वो 10 लोगों से पूछेंगे, 10 प्रकार के जवाब आएंगे। आप उनसे पूछ दीजिए क्या हर राज्य में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, हर कोई अलग अलग ज्ञान देगा। जब आप एसोसिएशन में होते हैं आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिलता है कि हाँ ये सही है और ये गलत है। दूसरी चीज़, जब भी कोई कंपनी शुरू होती है तो उनकी उतनी ब्रांड वैल्यू नहीं होती, लेकिन एसोसिएशन की ब्रांड वैल्यू होती है। जब आपकी कंपनी में किसी एसोसिएशन का ठप्पा लग जाता है तो फिर आपकी कंपनी की भी ब्रांड वैल्यू बन जाती है। तो एक तो चाहे सलाह के लिए हो और एक वैल्यू के लिए हो, एसोसिएशन सबसे ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगा, जितना रोल एक माँ बाप का होता है जिनसे हमारी वैल्यू होती है, एक बच्चे का क्या वैल्यू होता है शुरुआत में, उनका तो उनके माँ बाप की वजह से ही वैल्यू होता है। देखो वो कलेक्टर साहब का बेटा आ रहा है, वो प्रिंसिपल मैम की बेटी है, ये उनसे वैल्यू हमें मिलती है। सेम नई कंपनीज़ को एसोसिएशन की वजह से वैल्यू मिलती है कि भाई देखो ये एफडीए से मेंबर कंपनी है, मतलब ये कंपनी सही ही होगी। सर क्या लगता है आपको कि एसोसिएशन एक होनी चाहिए या कई एसोसिएशन होनी चाहिए? देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। पूरी दुनिया के अंदर जब किसी भी चीज़ की पकड़ हो जाती है और उनकी मोनोपोली जब बन जाती है तो अच्छा भी होता है इससे और बुरा भी हो सकता है, दोनों चांसेस रहते हैं। इसमें हमें ये देखना होता है उस एसोसिएशन को चला कैसे लोग रहे हैं, क्या निस्वार्थ लोग चला रहे हैं या स्वार्थी लोग चला रहे हैं। अगर निस्वार्थ लोग हैं तो एक एसोसिएशन काफ़ी, क्योंकि अब ना रूल्स आ गए हैं तो एसोसिएशन का उतना रोल नहीं है। एसोसिएशन का बस अब इतना काम है आपको बीच बीच में गाइड करते रहने का, मतलब आपने घर बना लिया है अब रखवाली करने का काम है। तो एसोसिएशन का उतना काम नहीं रहा कि आपको पुलिस उठा के ले गई तो एसोसिएशन बचाने आएगी। अब रूल बन चुके हैं, अब जितने अत्याचार हम डायरेक्ट सेलर्स पे होते थे अब वो नहीं होगा। एसोसिएशन का काम अब बहुत थोड़ा रह गया है, तो ज़्यादा एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से मैम। अगर एक आध एसोसिएशन हो तो भी काम चल सकता है। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे, हमारे इंडस्ट्री में बड़े ब्रांड्स हैं और छोटे ब्रांड्स भी हैं, तो क्योंकि आपकी कंपनी को अभी कम ही टाइम हुआ 20 महीना हुआ, 20 महीने हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि किसी बड़ी मछली का अटैक आपकी कंपनी पे हुआ? देखिए वैसे तो इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है, चींटी भी जी रही है, हाथी भी जी रहे हैं, और अगर आज कोई छोटा है तो एक दिन वो बड़ा ज़रूर बनेगा। हमें ऐसे थ्रेट का सामना करना पड़ा है अनफॉर्चुनेटली। मुझे उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, लेकिन कई अनजान कॉल आए, आजकल बहुत उड़ रहे हो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। मैं एक बहुत ही ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि हम जल्दी डर जाते हैं, मतलब इन सब हम पढ़ना नहीं चाहते इन सब चक्करों में। मैम इन सब से बचने का ना एक ही तरीका है, आपको खुद जल्दी से बड़ा होना पड़ेगा। बाकी
ऐसी जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि नई कंपनी को अपने छोटे भाई जैसे समझें, क्योंकि मैम जितनी ज़्यादा कंपनी होगी ना, अच्छी कंपनी, मार्केट उतना जल्दी साफ़ होगा, उतना जल्दी क्लियर होगा। जितनी ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ होगी, बुरी कंपनी होगी तो मार्केट ऑलरेडी गंदा होगा। लेकिन बड़ी कंपनीज़ को, कई कंपनी, सबको नहीं, कुछ कंपनीज़ को ऐसा लगता है सिर्फ हम ही सही हैं, और ये जितनी छोटी कंपनी आ रही है ना, ये लोग तुच्छ हैं, मतलब ये कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं है। सर, जो आप साफ़ करने की बात कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में एक चीज़ आती है कि लीडर्स तोड़ना और जोड़ना, खरीदना और बेचना, तो ये कहाँ तक सही माना जाता है, और आपने ये एक्सपीरियंस किया कंपनी ओनर बन के? देखिए मैम, मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि तोड़ना गलत है, जोड़ना सही है। मेरे पास ढेरों कॉल्स आए, आप हमें 2 लाख दे दो, हम आपके साथ तुरंत जुड़ जाएंगे, 5 लाख दे दो, हम आपके साथ तुरंत जुड़ जाएंगे, मेरी इतने की टीम है। ये गलत है। किसी भी कंपनी को ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज आप 2 लाख दे रहे हो, आपके साथ आ जाएंगे, कल कोई उनको 3 लाख देगा, उनके साथ चल देंगे। कोई डील कर रहा है ना, तो आपको डील नहीं करना चाहिए। कोई मदद मांग रहा है तो मदद ज़रूर करना चाहिए। बाकी मैम, अगर लोगों को जो प्रॉमिस करके आप लाए हैं ना कि भाई आपको प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास मिलेगा, पे आउट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सपोर्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। कंपनियां क्या करती है, शुरुआत के वादे उनके कुछ और होते हैं, बाद में वो वादा खिलाफी कर जाते हैं, तो फिर लीडर्स की मजबूरी हो जाती है चेंज होना। जब भी कोई लीडर एक कंपनी से दूसरे जगह जाता है ना, तो सीधा सा उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि इसको ज़रूर खरीद लिया गया होगा, इसको ज़रूर कुछ ना कुछ मिला होगा। लेकिन ये सभी केसेस में सही नहीं होते होंगे। मैं लीडर नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको ज़रूर कहूँगा, उन बेचारों की कोई ना कोई मजबूरी रहती है, उससे हमें सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैम, दिल से कहूँ तो कोई किसी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ने के लिए कौन जुड़ता है? कंपनीज़ को थोड़ा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई दूसरी कंपनी से बिना कारण बताए आ रहा है, तो वहाँ उनको समझा के वापस भेज दिया जाए, और अपनी कंपनी में वादा खिलाफ़ी से बचें। आप उतना ही वादा करें जितना आप निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है लीडर्स एक दिन सेटल डाउन हो जाएंगे। और ये जो आज के समय में एक नया परसेप्शन बना हुआ है ना कि कंपनी बदलने से ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा होता तो मैं कंपनी क्यों खोलता? मैं सारे लोगों को बोलता, भाई 100 कंपनी की लिस्ट बनाते हैं, रोज़ बदलेंगे, और 100वें दिन हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं सारे अपने नेटवर्कर भाइयों से बोलना चाहूँगा, मैम, थोड़ी सी दिक्कत आती है ना, ये लोग बदल जाते हैं। प्रोडक्ट थोड़ा सा कम रिजल्ट दे दे, सीधा नाराज़ होकर कंपनी बदल दे। सर्विस थोड़ा सा डिले हो जाए, सीधा नाराज़ होकर कंपनी बदल देते हैं। मैं बीइंग अ कंपनी ओनर ये भी कहना चाहूँगा, भाई हम भगवान नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, आप ही के जैसे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट से कम रिजल्ट आ रहा है, आप अपने मैनेजमेंट में बात रखिए ना। मैं तो सबको बोलता हूँ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ना, गुस्सा मत होना, मेरे को वो बता देना बस, सर ये प्रोडक्ट में कम रिजल्ट है। मैं तुरंत उस बात को स्वीकार करूँगा और हम इस पर काम करेंगे। नाराज़ होने वाली कौन सी बात है भाई? नमक कम है सब्जी में तो बताइए ना, हम नमक ला के देते हैं आपको। सर्विस का प्रॉब्लम हो के नाराज़ हो जाते हैं, भाई सर्विस का प्रॉब्लम है, आप बताइए, हम दूर करेंगे ना। अगर फिर भी प्रॉब्लम बताने के बाद भी, कई समय बीतने के बाद भी आपकी कंपनी नहीं सुन रही है, तो आपको ज़रूर विचार करने की ज़रूरत है। बाकी आप इस दुनिया में परफेक्ट कंपनी तलाश रहे हैं ना, तो ना तो आप परफेक्ट हैं और ना ये दुनिया परफेक्ट है। कभी परफेक्ट चीज़ें नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है कि जो कंपनी लेवल पे ट्रेनिंग होती है, वो पेड होनी चाहिए या अनपेड होनी चाहिए? देखिए मैम, मैं तो शुरू में यही सोचता था, यही चाहता था कि अगर ये ट्रेनिंग मीटिंग फ्री हो जाए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सर्विस पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार होंगे, और जितने ज़्यादा लोग तैयार होंगे, हम उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर बाद में इसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि कभी भी आपको जो रियल लीडर्स, जो सच में सीरियस हैं, वो आपको फ्री की ट्रेनिंग मीटिंग में पता नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट लोगों को फ्री में राशन बांट रही है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आइए आप हमारे छत्तीसगढ़। लोगों ने काम में जाना बंद कर दिया है। उनको पता है 2 रुपये किलो में चावल मिल जाएगा, उतने ही कुछ में दाल मिल जाएगा,
और बस खाना पीना है और रहना है। जब तक भूख ना लगे ना तो इंसान काम नहीं करता। ट्रेनिंग मीटिंग ना मैम, आप किसी गुरु से शिक्षा ले रहे हैं और आप गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे हैं तो वो ट्रेनिंग कैसे अंदर जाएगी। पुराने ज़माने से, हम तो गुरुकुल से बिलोंग करने वाले देश हैं। एकलव्य जी ने तो डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी अपना अंगूठा दान दे दिए। कभी भी फ्री की ट्रेनिंग मैम ना डाइजेस्ट नहीं होती लोगों को, और फ्री में एजुकेशन तो संभव ही नहीं है। कभी संभव नहीं है कि लोगों को हम फ्री में ट्रेनिंग दे सकें। देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं आपकी कंपनी हमेशा मजबूत रहे, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ाते रहे, कि आपको एक दिन गर्व हो, देखो कंपनी छोटी थी और आज इतनी बड़ी हो गई, तो आप जो है फ्री की ट्रेनिंग की उम्मीद ना करें। आप पे करके जब आप जाते हैं ना मैम, तो आप सिंसियर होके बैठते हैं। लेकिन जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिल जाए, शादी में जो लोग आते हैं देखिए ना, लास्ट में कितना खाना बचता है, कितना सारा बच जाता है। जिनके पिताजी होते हैं उनकी आंखों में आंसू होता है, इतना सारा खाना बच गया, क्योंकि वो फ्री का होता है। वहीं पे कहीं पे करके जाइए आप, लोग चाट चाट के खा जाते हैं। मैं अंतिम बात यही कहूँगा मैम, कोई भी ज्ञान बिना कीमत चुकाए आपकी अंतरात्मा को पवित्र नहीं कर सकती। कोई भी ज्ञान, चाहे कोई कंपनी कितनों भी फ्री में दे दे। तो सर, ये जो आज हमने जाना आपका नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस, उसके बाद आपका डायरेक्टरशिप का एक्सपीरियंस, तो आई एम श्योर बहुत लोगों ने इससे बहुत कुछ जाना होगा, इनसाइट्स जानी होगी बिज़नेस की, और अंदर क्या चीज़ें चलती हैं बीइंग अ कंपनी ओनर, और कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। तो सर, थैंक यू वेरी मच हमारे शो पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे इनवाइट करा, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ऐसे ही हमारे एपिसोड्स देखना चाहते हैं आगे, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप तक लेके आ सकें।